कुछ आर्मी और कुछ हमारे जेट्स और कुछ चीजें मिलिट्री की सऊदी अरब पहुंचाई गई। तो ये कितने इंपॉर्टेंट थी और ये क्यों ये मूव ली गई पाकिस्तान की जानिब से? हमारा डिफेंस पैक्ट तो अपनी जगह पर, लेकिन इस टाइम जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो इस टाइम हमें क्यों सऊदी अरब में ये इक्विपमेंट और ये अपनी फौज जो साजो सामान और अपने अफवाज पहुंचाई है सऊदी? इस पे जो भी हम बात कर रहे हैं अंदाजे से करने जा रहे हैं, हमारे पास जी जी। इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल। और यानी ये तो इन्फॉर्मेशन कंफर्म है ना कि हमारी ये चीज़ें इक्विपमेंट्स वहाँ पे पहुंचे हैं, दस्ते पहुंचे हैं, ये तो दोनों तरफ से जो है ना ये कंफर्म्ड इतला है। लेकिन ये कि क्यों पहुंचे हैं ये हमारा गस वर्क है। और वो हम्म एक बात ये हो सकती है कि भाई इस दौरान सऊदी अरब ने फील किया, तनाई महसूस की, या उन्हें महसूस हुआ कि जी वो हमारे मायदे पर अमल दरामद उस तरह नहीं हुआ जैसे कि उनकी तवक्को थी, तो कोई उन्हें एतमाद देने के लिए हमने ये फौरी तौर पर कदम उठाया। एक मतलब ये भी हो सकता है। एक मतलब हम्म इसका और भी हो सकता है कि हम इसराइल से दूर बैठे हुए हैं तो ज़रा उसको खबर कर दें कि हम नज़दीक भी आके बैठ गए हैं, करीब भी हैं। हम्म एक तीसरा माना इसका ये भी है कि अगर आप इसको ये देखें ना, ये वैसे तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी हमारे दोस्त हैं महताब अजीज़ भाई को, उनसे मुझे ये मालूम हुआ कि ये 1945 में ये एयरपोर्ट अमेरिका ने बनाया था। और यहाँ जो तेल की तनसीबात थी उनके, यानी सिर्फ हम्म सऊदी अरब का मसला नहीं है, कतर और बहरैन की तनसीबात का भी मसला था। तो हम्म यानी उनकी निगरानी के लिए या उनकी हिफाजत के लिए ये बनाया गया था। और 60 की हम्म दहाई में अमेरिका ने ये जो है ना हवाले कर दिया था सऊदिया के हम्म किंगडम के। और हम्म अब ये हमारे पास आया है। तो गोया ये जो इस जंग में एक काम हुआ है ना कि कुछ ऑयल जो रिफाइनरीज थी और इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर हमले हुए। अब हमले हुए वो जिम्मे पड़े ईरान के। ईरान का दावा ये है कि हमने नहीं किए, इसराइल ने किए। तो अभी ये हम्म चीज़ें भी तो देखनी होती है ना कि भाई हम्म यहाँ पे ये जो इस तरह के फॉल्स फ्लैग हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, तो उसको कोई ऑन भी नहीं कर रहा, तो फिर उनकी हिफाजत की भी ज़रूरत पेश आती है। और ज़ाहिर है हम्म सऊदी अरब के अंदर जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो अमेरिका का है। तो वो अमेरिका का है, तो अमेरिका अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा तो आपको मिलेगी, नहीं देना चाहता तो वो नहीं मिलती आपको। तो एक मुतबादिल इंतजाम के तौर पर ज़ाहिर है फिर दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारे पास, वो चाइना की मदद से हमने जो भी डिज़ाइन किया है, तो वही सऊदीया के पास जो है ना एक मुतबादिल था। तो गोया हमने उसे वो शील्ड फ्राहम कर दिए कि हमारी अपनी इंफॉर्मेशन भी होगी कि अगर कोई, पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई भी वारदात हो तो उसे रोका जा सके जिस तरफ से भी हो। और दूसरी बात यह है कि कम अज़ कम उसका तयन किया जा सके कि ये किस तरफ से हुई है। तो ये भी इम्कान है कि ये इसके लिए ये सारा काम फौरी तौर पर किया गया और इस मौके पर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये जो हमारी फौज गई है ये ईरान के हवाले से गई है या इसराइल के हवाले से गई है सऊदी अरब में जो पहुंची है? बहुत सारे लोग इस पर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। देखें, मोटी बात यह है कि सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई है। आसान हम्म तर्जमा करें तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई है, और सऊदी अरब को जहाँ से ख़तरा होगा उस ख़तरे से हम्म निमटने के लिए गई है। जिस तरफ से भी हो बिल्कुल। ख़तरा उसे, वो यमन से हो या ईरान से हो या इसराइल से हो, ये तो मोटी बात हो गई। हम्म किसी पर हमला करने के लिए नहीं गई, बल्कि उसका सऊदी अरब का दिफा करने के लिए गई है। दूसरी हम्म बात दूसरी बात यह है कि देखें, मसला ये है, आप ज़रा थोड़ा सा इसको यूं देख लें, ईरान के ख़िलाफ़ क्यों जाएगी? इस वक्त हम्म पूरे आलम इस्लाम में ईरान का आगे बढ़कर अगर किसी ने साथ दिया है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। बिल्कुल तो इसको असल में ईरान के खिलाफ वाली मुहिम चलाना पाकिस्तान के इस सारी मेहनत पर पानी फेरने के मुतरादिफ है। बिल्कुल। और जो लोग ये कर रहे हैं या तो नादान दोस्त हैं पाकिस्तान के, या ये कि वो इस सारी पाकिस्तान की जो गुडविल क्रिएट हुई है, जो उसकी एक ईरान के साथ बामी एतमाद का रिश्ता कायम हुआ है, उसे स्पॉइल करने के लिए ये सारी मुहिम चलाई जा रही है। तो बिल्कुल अगर किसी के खिलाफ ही बनता है ना, देखें एक बात है, जो भी हमारे ये जो डिफेंस फोर्सेस होती है इनके अंदर एक इंतकाम का जज्बा तो होता है। जहाँ से फायर आता है वहाँ ये फायर मारते हैं। और आपको पता है कि जब 7 मई की रात को जे यानी हमने तैयारे लाख तो बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन ये कि मारे सिर्फ वही थे जिन्होंने हमारे ऊपर फायर मारा था। तो हम्म इसी तरह ये बात समझ लें कि एक अंदाज़ा भी लगाना होता है ना, उस मौके पर ये बात खुल के आई थी कि इसराइली माहिरीन इंडिया में मौजूद हैं और वो वहाँ से ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमलों में जो है ना वो मनसूबाबंदी में शरीक हैं। तो गोया अब हमें उस उधर भी तो बदला लेना था या नहीं लेना था? बिल्कुल बिल्कुल ये उधार हमारे ऊपर जो आ गया, कर्ज चढ़ गया, तो ये चुकाना है या नहीं चुकाना है? तो बिल्कुल अगर वो आके दिल्ली बैठ सकते हैं या कश्मीर बैठ सकते हैं, तो हम भी जाके अब तबूक बैठ गए हैं। तो ये तो टिट हम्म फॉर टैट है।
تو बिल्कुल। اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو یعنی اگر کسی خارجی قوت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ سوائے اسرائیل کے اور کوئی ہونا نہیں چاہیے، وہی ہو سکتا ہے، تو میرا تو ذہن یہی ہے کہ اسی کے لیے گئے ہیں۔ بالکل بالکل اچھا دوسری جانب سعودی عرب کے ساتھ یو اے ای ہے، یو اے ای سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، یو اے ای کے اکثر جو وہاں کے ولی ہے جو ان کے بڑے ہیں وہ اکثر یہاں پر آتے رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے، بہت سارے لوگوں کے وہاں پر بزنسز ہے اور ہماری بہت بڑی ڈائسپورا وہاں پر موجود ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس تمام میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیوں جس طرح وہاں پر جو انڈین وزیر خارجہ ہے جے شنکر وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح انہوں نے پاکستان سے پیسے مانگے اور اس جنگ کی صورتحال میں جہاں پاکستان اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، یو اے ای کیوں یہ تمام کرنے پر مجبور ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم امت مسلمہ تو ضرور ہیں، سب مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہم ہوں، ایک قانونی سطح کے مسلمان ہیں، وراثت میں اسلام ملا ہوا ہے، حقیقت میں ہم اقوام میں بٹے ہوئے ہیں، اور بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا ملک عزیز ہے، اور ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے لیے ہی بلاک میں شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات اسلامی برادری سے کٹ کر کسی دوسرے بلاک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت میں عرب سب ایک تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ تھے۔ 9/11 کے بعد آپ دیکھیں تو سعودیہ ہے، باقی عرب ورلڈ ہے، ہم سب ایک طرف تھے، اور سب کا جو ہے نا وہ مشترکہ دشمن جو ہے وہ ٹیررزم تھا سو کارڈ، لیکن یہ کہ اصلا کہہ لیں کہ وہ جو بش نے بات کہی تھی پولیٹیکل اسلام تھا۔ اور لیکن یہ کہ جہاں تک تعلق ہے یو اے ای کا، تو ہمارے مفادات میں ایک وہ رہا ہے، یعنی ٹکراؤ کی کیفیت رہی ہے۔ ایک وقت میں ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، جو آج کل بادشاہ ہیں، ان کے جو والد تھے النہیان، پتنی سلطان النہیان کچھ اس طرح کا ان کا نام تھا، زید بن سلطان النہیان شاید نام تھا۔ تو وہ جو تھے وہ بہت پاکستان کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا پاکستان آنا جانا بھی زیادہ تھا، پاکستان بھی وہاں پہ بہت ایٹ ہوم پاکستانی فیل کرتے تھے۔ یہ سارا رہا، لیکن یہ کہ یہ جو نیا دور آیا نا، اس میں بہت سارے کلیشز پیدا ہوئے۔ اس میں یہ کہ دبئی کو بڑی پورٹ بننا تھا، تو ارد گرد کی پورٹوں کے ساتھ ایک کمپٹیشن بنتا ہے، تو کراچی سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ نے گوادر ڈیولپ کرنا شروع کیا تو یہ ایک تھریٹ کریٹ ہوئی دبئی کے لیے۔ پھر آگے جا کے تو اسی وجہ سے جو ٹیررزم تھا اس کو بھی فیسیلیٹیشن دبئی سے بھی ملنا شروع ہو گئی، خاص طور پہ پہلے بلوچستان میں، اور بعد میں یہ کہ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ افغانستان میں بھی، واللہ عالم، ہمیں تو جو بھی انفارمیشن آتی ہے میڈیا سے وہی معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک طرف یہ چیز چلی، دوسری طرف یہ چیز چلی کہ خطے میں پاکستان، دیکھیں یہ ایک سال سے پاکستان کی یہ پوزیشن بنی ہے، نہیں تو خطے کے تھانے دار کی حیثیت یا چودھری کی حیثیت انڈیا کو حاصل ہو چکی تھی۔ تو جب انڈیا کی وہ حیثیت ہے تو عربوں سب نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے تھے، پاکستان سے ہٹ کر سعودی عرب نے بھی جو ہے نا انڈیا کو جو ہے ترجیح دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ چودھری ہے۔ دوسرا عرب میں چودھری جو ہے وہ اسرائیل ہے، تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات بنانے شروع کر دیے ابراہم اکارڈ کے تحت۔ اب اس میں دو واقعات ہوئے۔ پہلا جو واقعہ شروع ہوا وہ غزہ کے اندر حماس کی تحریک کا شروع ہوا، اور دوسرا جو ہوا وہ ہمارے ہاں، یعنی یہ تقریباً سائملٹینیسلی ہوا، جسے رجیم چینج کا نام دیا گیا۔ ایک مختلف قیادت جو پہلی قیادت سے یکسر مختلف تھی، وہ پاکستان میں خواہ عسکری سطح پہ ہو یا سیاسی طور پر بھی ہو، وہ ایک مختلف سوچ کے لوگ جو ہے نا اوپر آ گئے۔ ادارے وہی رہے، لیکن یہ کہ سوچ مختلف کے لوگ اوپر آ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کی چودراہٹ جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور پاکستان کے ہاتھوں اس کی وہ کرچی کرچی ہو گئی۔ اور دوسری طرف کیا ہوا کہ اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے غزہ میں، اس کے نتیجے میں عرب دنیا کے اندر ایک ایسا رد عمل پیدا ہوا کہ حکمران جو ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ کے ساتھ دوستانہ یا برادرانہ مراسم قائم کر سکیں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو بھانپا سعودی عرب نے، اور وہ پیچھے ہٹے۔ لیکن جو یہ تھا متحدہ عرب امارات، یہ اس چیز کو بھانپنے میں ناکام رہا، اس نے اپنے سابقہ تعلقات برقرار رکھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اور چونکہ جو ہے نا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے ہو گئے، ان کے درمیان جو ہے نا وہ آپس میں رابطے قائم ہو گئے، وہ دشمنی ختم ہو گئی۔ تو یہ چیز متحدہ عرب امارات کو اور برا لگی، وہ اسے اور اس کے قریب لے گئے، اسرائیل کے قریب، اور اسرائیل نے بھی پھر انہیں استعمال کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پراکسیز بنا لی، یمن کے اندر بھی بنا لی، انہوں نے لیبیا میں بھی بنا لی، سوڈان میں بھی بنا لی، صومالیہ میں بھی بنا لی۔ تو یہ جب سعودیہ کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو پھر اس کے ساتھی اس کے کام آئے۔ دیکھیں پاکستان نے جا کے لیبیا میں نیوٹرلائز کیا،
तुर्की ने सोमालिया और में काम किया, सऊदीया ने खुद जो है ना यमन और सूडान में काम किया। तो नतीजे के तौर पर ये जो मुत्तहदा अरब अमारात का जो भी असर रसूख था वो कम हुआ। दूसरी तरफ इंडिया का मसला क्या है, ये जैसे गल्फ ममालिक में हमारे भी लोग जाते हैं काम करने, इंडिया के भी जाते हैं, तजारत होती है तो इंडिया की और अरबों की आपस में होती है। तो बम्बई पोर्ट है तो फिर दुबई पोर्ट है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में मिलती जुलती थी। और एक मसला फिर इस दौरान ये भी हुआ कि इस्लाम के लिए तो गुंजाइश ट्रंप साहब ने नहीं छोड़ी, बुश ने नहीं छोड़ी थी। तो अब आपकी जो सेकंड जो है ना वो चीज़ जो सामने आती है वो आपकी पुरानी तहजीब है। इंडिया भी कहता है 5,000 साल पुरानी तहजीब, ईरान भी कहता है 5,000 साल पुरानी तहजीब। तो जब अरब अपनी पिछली तहजीब में जाएंगे तो वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह तो नहीं है ना, वहाँ उज़्ज़ा लात मनाती हैं, और ये चीज़ उन्हें करीब कर देती है हिंदुओं के। इनके भी तो जो है ना वो बुत थे। तो हमने देखा कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इस दौरान यानी बहुत बड़ा मंदिर तामीर होना शुरू हो गया और बड़े करीबी ताल्लुकात कायम होना शुरू हो गए। तो वो अगर आपको एक हदीस याद हो या जहन में हो को जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत नहीं पैदा होगी, नहीं सामने आएगी जब तक कि अरब वापस लात उज़्ज़ा मनात की वो बुत बना के उनकी पूजा नहीं शुरू कर देंगे। तो गोया उस अमल का आगाज मुत्तहदा अरब अमारात से हो गया। तो एक गोया इस्लाम को पस पुश डालकर हिंदुओं के साथ एक ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की गई अपनी उस बुत प्रस्ताना तहजीब की बुनियाद पर, और इस्लाम को पसे पुश डालकर, कुरान को पसे पुश डालकर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर एक दादा मानकर वो कज़न की रिश्तेदारी उस्तवार करने की कोशिश की गई यहूद के साथ, बनी इसराइल के साथ। तो ये गोया होता है ना, आप जॉइंट वेंचर के लिए कोई ना कोई असास होती है, कोई ना कोई बुनियाद होती है। तो हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तौहीद की बुनियाद पर, लेकिन अगर वो तौहीद पीछे चली जाएगी तो फिर आपस में रिश्तेदारी किस बुनियाद पे करेंगे? कोई खून, कोई रंग, कोई नस्ल, कोई कोई बुनियाद तो होगी ना सकाफत की और तहजीब की। तो वो दो नई बुनियादें तलाश कर ली गई। और ये अगर आप दूसरी तरह से देखें ना, तो इकबाल ने जो कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खा के काशगर। तो एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ इसराइल, तो मुस्लिम तो एक नहीं हुए, वो तो फट गए। तो ये एक होना शुरू हो गए इसराइल से लेकर इंडिया तक। तो ये एक, इन्होंने इसे अपना एक फितरी इत्तेहाद का नाम दिया। अभी मोदी साहब जो एक महीना पहले, तकरीबन 1.5 महीना पहले गए थे, तो उन्होंने बड़ी एक अजीब इस्तिलाह निकाली। वो अपने को मदरलैंड कहा और इसराइल को फादरलैंड कहा। पता नहीं वो बाल को पूजते थे इसलिए फादरलैंड कहा, और ये देवी वो वाली है ना, गौ माता और धरती माता वाले हैं, तो ये मदरलैंड हो गई। तो अब गोया इसकी कोख से ये जो है ना ये लोग पैदा हुए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये एक नई रिश्तेदारी कायम की गई। इससे बाकी मुसलमान मुल्क एक एक करके निकल आए, किसी न किसी दर्जे में निकल आए। बड़े मुसलमान मुल्क जिनमें सऊदीया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन ये कि मुत्तहदा अरब अमारात उधर ही रुका रह गया। और वो अब तकरीबन ये है कि यूं समझिए उसके साथ शायद कुवैत भी है, होता है या नहीं अभी वक्त तय करेगा। कतर तो यकीनन दूसरी तरफ लाइन ले चुका हुआ है। अब अमारात के अंदर जो मुख्तलिफ छोटी छोटी, जैसे अबू धाबी है और इस तरह के जो हैं उनके, वो किधर जाते हैं ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये कि जो भी इनकी गवर्नमेंट है वो गोया अलाई हो गई इंडिया के साथ और उस तरफ इसराइल के साथ। तो उसकी अलामात हैं जो हम देखते हैं कि जो शायद जयशंकर पहुंचे हुए हैं मुत्तहदा अरब अमारात में। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारे इधर मुज़ाकरात शुरू हैं तो उनके उधर मुज़ाकरात शुरू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के खालिद महमूद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो मौजूदा सूरत हाल इस्लामाबाद टेबल टॉक्स और जो इंटरनेशनल इस्लामिक कंट्रीज़ का एक अलाइंस और चीज़ें जो बनी, इन तमाम पर हमने बड़ी खुली गुफ्तगू की और उन्होंने अपना एनालिसिस दी। उम्मीद है कि ये जो काविश होती है हमें, हमारी खालिद महमूद अब्बासी साहब से टाइम लेकर और इंटरनेशनल मामलात पर बातचीत करने की, आपको पसंद भी आती है। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और खालिद महमूद अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।